गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हाई स्कूल के चैप्टर्स। हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। देखिए पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे ये सवाल दिए गए हैं। देखिए हमारा पहला सवाल जो है इसमें संख्या दी गई है 140। सवाल हमसे जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन सबसे पहले तुम आपको बता रहे हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? देखिए गुणनखंड, किसी भी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिससे वे संख्या पूरी पूरी कट रही है। जैसे मैंने यहाँ पर 20 लिया तो 20 का गुणनखंड क्या क्या होगा? देखो 20 20 से भी कटेगा तो ये इसका एक गुणनखंड हो गया। अच्छा 20 किससे कट सकता है? 10, ये भी इसका एक गुणनखंड है। अब 20 जो हमारा है 10 के पहले नीचे कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा और 1 से। तो ये सारे के सारे जो है वो 20 के गुणनखंड आ रहे हैं। मगर सवाल हमारा कह रहा है जो संख्या है इसको हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं इस तरीके के जो अभाज्य गुणनखंड है, ना कि भाज्य। ये जो गुणनखंड है ये भाज्य भी हो सकते हैं, अभाज्य भी। क्योंकि सवाल में कहा है कि मुझे संख्याएं ज्ञात करनी है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए इसमें अभाज्य गुणनखंड क्या है? एक तो ये है, एक तो ये। तो अगर 20 का गुणनखंड हमें करना हो तो हमें इस तरीके से करना है कि 5 और 2 को लेकर ही करना है और उनका गुणनफल ऐसा ज्ञात करना है कि जो 20 के इक्वल आ रहा हो। तो देखो ये कैसे किया जा सकता है? 5 दूनी 10 दूनी 20। तो इनके गुणनखंड हमें इस तरीके से ज्ञात करने होते हैं कि जो केवल अभाज्य संख्याएं हो। देखो सवाल हमारा जो संख्या दिया गया है पहला वो दिया गया है 140। अब मुझे इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं और ये गुणनखंड कैसे ज्ञात करने हैं? जो अभाज्य हो। तो सबसे पहले देखो इसके हम गुणनखंड करेंगे इस ट्रिक से। अब आपको बताया गया होगा कि लास्ट में अगर सम संख्या हो तो 2 से काटी जाती है। तो ये देखो 2 से काटेंगे, यहां आएगा 2 सते 14। लास्ट में 0 ऐसे उतार लिया जाएगा। फिर 0 आया तो फिर 2 से काटेंगे हम, तो यहां आएगा 2 तिया 6, एक बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। अब देखो ये कितने से कटेगा? ये कटेगा मेरा 5 से। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो ये संख्याएं जो हमारी हैं 140 की अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? 2 है 2 बार, 5 है 1 बार, 7 है 1 बार। तो इसे किस तरीके से लिखा जाएगा? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, यानी इनका गुणनफल करना है मुझे। 2 2 5 और 7। तो यही मेरा वैल्यू आंसर आ रहा है। सवाल जो था मेरा 140, इसमें मैंने आपको ये गुणनखंड करके दिखाए थे। देखो इसका गुणनखंड करने का एक और इजी ट्रिक होता है। 140 को हम 2 टुकड़े कर सकते हैं, 14 गुणा 10। अब देखिए क्या होता है, 14 के अलग कर ले 2 गुणा 7 और 10 का हमें पता होता है 2 और 5 आता है। तो देखो अगर यहां से मैं करना चाहता सीधे, 0 का एक गुणनखंड होता है 2 और 5। ठीक है, जितने 0 आएंगे उतनी बार 2 और 5 लिख दिया जाता है और 14 के अलग करके गुणा कर दो। बस ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है। जैसे अगली संख्या जो हमारी दी गई है वो दी गई है 156। देखिए 156 को जब हम काटेंगे, अंतिम अंक मेरा क्या है? 6 है। ये 2 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। काटेंगे तो देखो यहां पर एक तो कटेगा नहीं, 15 काटेंगे, 2 सते 14, एक बचेगा यहां पर, इधर 16 हो जाएगा। तो 2 अठे 16। अब देखो ये फिर 8 आ रहा है, 2 से कटेगा तो 2 तिया 6, एक बचा 18, 2 ने 18। अब देखो ये संख्या जो आ रही है लास्ट में 9 आ रही, जो कि 2 से नहीं कटती है। अब ये हम काटेंगे किससे? देखेंगे 3 का नियम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। 3 और 9 12, ये 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9, यहां आ रहा है 13। और 13 एक अभाज्य संख्या होती है, किसी से नहीं कटती। देखो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से भी नहीं कट रही, 3 एक 4। उसके बाद में कोई भी, मैंने कहा था विषम संख्या सम से कभी कटती नहीं। तो 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, ना तो 0 है ना तो 5 है। 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कट रही। तो ये देखो केवल और केवल 13 से कटती है, बाकी किसी से कटती नहीं है। तो इसके गुणनखंड जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 2 3 और 13। देखिए अगली संख्या जो हमारी है 38 25, इसके गुणनखंड करेंगे
तो 3, 8, 2 और 5, लास्ट में अक्षर जो है वो 5। मैंने कहा था जब अंतिम अक्षर 5 या 0 हो, अंतिम अंक, तो हम इसे केवल 5 से काट देंगे, तुरंत कट जाएगा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो क्या आएगा, 5 सते 35। यहां पर कितना आया। अच्छा, एक चीज और याद रखना है, कभी भी किसी भी भाज्य संख्या से यहाँ पर डिवाइड नहीं देना है। क्यों? क्योंकि सवाल जो कह रहा है वो अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। गुणनखंड कैसे होने चाहिए हमारे, अभाज्य। तो जैसे ये वाला सवाल था, इसे हम 12 से काटते कट जाता, हमें 12 से नहीं काटना था, केवल अभाज्य संख्याओं से ही चेक करना था। ये 6 से भी कट रहा था, 12 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था, तो हमें इनसे नहीं चेक करना, हमें केवल ऐसी संख्या से चेक करना है जो खुद किसी से ना कटे। तो देखो ये मैं 5 से काट कर देख रहा हूं, 5 सते 35, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 5 एक्का 30, 2 बचेगा 55 25। अब देखिए लास्ट में 5 आया है, तो इसका मतलब ये फिर 5 से कट रहा है। क्या होगा, 5 एकम 5, कितना बचा 2, 26 हो गया, 55 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 तिया 15। अब देखिए 153, लास्ट में 3 आया है, जो कि ना तो 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। क्यों? लास्ट में विषम है तो 2 से कटेगा नहीं, ना तो 5 है ना 0 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब हम चेक करेंगे 3 से कटेगा क्या, तो देखो 5 और 1 6, 3 से कट जाएगा, और ये भी 3 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। 3 से काट दे रहे हैं, 3 5 15, 3 एकम 3। अभी फिर से 3 से कट रहा है, देखो 5 और 1 6, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 सत्ते 21। और 17 एक अभाज्य संख्या होती है जो किसी से कटती नहीं है, तो 17 केवल 17 से कटेगी। इसका आएगा 5, देखो आ रहे हैं 2 बार, 3 भी आ रहा है मेरा 2 बार, 1 बार आ रहा है 17। अगली संख्या जो हमारी है 5005। देखो अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, 5005 यहां लिख लिया। अब देखो लास्ट में 5 है, तो ये संख्या 5 से कटेगी, लेकिन इसका गुणनखंड करना है। क्या होगा, लास्ट में 5 है, और मैंने बताया था जब लास्ट में 5 होता है 5 से ही डिवाइड कर देते हैं। क्या होगा, 5 एकम 5, 2 0 है तो यहां 2 बार 0 उतारेंगे, 5 एकम 5। अब ये देखो लास्ट में 1 है, 2 से तो कटेगा नहीं। इसके बाद आ जाओ 3 से, तो देखो इन्हें जोड़कर उत्तर 2 आ रहा है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। 3 के बाद अब हम देखो 4 से चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या है। फिर अब तो हमें केवल अभाज्य संख्याओं से चेक करना है, तो ना तो 4 से चेक करेंगे, ना 6 से करेंगे, ना 8 से करेंगे, ना 9 से करेंगे। अब हमें क्या करना है इसके बाद में 5 से, तो ये लास्ट में ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये 5 से भी नहीं कट रही। अब इसके बाद मुझे 7 से देखना है, तो 7 से भाग देकर देख लेंगे एक बार, तो क्या आएगा, ये 7 से कटती भी दिख रही है। मैंने 7 का देखो नियम बताया था, इसका दोगुना करेंगे 98 यहाँ पर बचेगा, घटाने के बाद देखो 100 बचा इधर, ये 1 का दोगुना 2 घटा दिया 98, 98 मेरा 7 से कट जाता है। ठीक है, तो ये संख्या भी मुझे लग रहा है कि 7 से कट जाएगी। देखेंगे अब हम 7 से काट कर, 7 एकम 7, कितना बचा 3 30, 7 चौको 28, 7 तिया 21। अब देखो ये कितने से कटेगी, तो ये भी रूल आप याद कर लीजिए, जब ऊपर वाली संख्या मेरी 7 तक किसी से नहीं कटी थी, तो नीचे वाली भी 7 तक किसी से नहीं कटेगी। अब 7 से या इससे बाद में ही चेक करेंगे, तो देखो ये 7 से कटती नहीं दिख रही, 7 दूनी 14, 3 7 से नहीं कटेगा। तो अब इसके बाद हम चेक करेंगे, देखो 9 से तो चेक नहीं करनी, 8 से भी चेक नहीं करनी, 10 से भी नहीं करनी है, 11 से चेक करके देखेंगे। 11 का नियम मैंने बताया था, इन्हें जोड़ो तो 3 और 1 4, देखो 143, यहाँ पर ये वाले जोड़ने को बताए थे, 4 आ रहा है और ये भी 4 लिखा है, घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो ये 11 से कटती है। क्योंकि मैंने अंतर बताया था, या तो 0 आए या 11 से कटने वाला है, तब संख्या 11 से कटेगी, तो ये 11 से काटेंगे। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तिया 33, और 13 केवल 13 से ही कटता है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 5 7 11 और 13। देखिए अगली संख्या हमारी जो है वो है 7429, 7429। क्या होगा इसके गुणनखंड जब हम करेंगे, देखिए 7 4 2 9। देखिए ये संख्या लास्ट में 9 है, तो ये 2 से तो नहीं कट रही है। अब 3 से चेक करके देखेंगे क्या कटेगी या नहीं। तो देखो 3 का नियम हम लगाकर देखेंगे, ये तो देखो 3 से कट रहा है, तो इन्हें हम जोड़कर देखेंगे, 4 2 6, ये भी 3 से कट जाएगा, यहाँ 7 बचा, तो ये 3 से नहीं कट रहा है, यानी इन सबको हम जोड़कर देखेंगे तब भी 3 से
नहीं कटेगा। कि देखो मैंने टुकड़ों में चेक कर लिया, ये 3 से कट गया, ये 2 जोड़कर 3 से कट गया, ये 7 नहीं कटा। तो जब जोड़ेंगे तब भी ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या भी 3 से नहीं कट रही है। अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद 5 से चेक करने के लिए ना तो लास्ट में 0 है ना 5 है, तो ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब इसके बाद हम 7 से चेक करेंगे, तो देखो 7 एकम 7, 0 लगाकर ये 7 6 42, ये 9 नहीं कटेगा, यानी 7 से भी नहीं कट रहा है। 7 के बाद सीधे 11 से चेक किया जाता है, ना 8 9 10 की से चेक नहीं करते हैं। 11 का नियम देखो हम लगाकर बताया था अभी आपको, 7 4 2 9, ये जोड़ेंगे 9 2 11 और 7 2 9, घटाएंगे 2 आएगा, जो कि ना तो 0 है ना 11 से कटने वाला है, तो ये संख्या 11 से भी नहीं कट रही है। अब 11 के बाद कितने से चेक किया जाता है, केवल अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे, तो 11 के बाद अगली एक भाज्य संख्या हमारी 13 होती है। कितनी होती है, 13। 13 से हम देखेंगे तो 13 से ये कट रहा है क्या, 13 यहां काट कर देखे दे रहे हैं भाई, 13 का पहाड़ा 74 तक पढ़ेंगे, तो 13 पच्चे 65, 3 6 78, ज्यादा हो जाएगा, 13 पच्चे लगाकर देखा मैंने, यहां पर कितना बचेगा 65, यानी 9 बचेगा, 92 हो जाएगा। 13 सत्ते 91, एक बचा 19, 19 13 से कटता नहीं है, यानी ये संख्या मेरी 13 से भी कट नहीं रही। अब 13 के बाद कितने से चेक किया जाएगा, कौन बताएगा, तो 14 से चेक नहीं करना है, 15 से चेक नहीं करना, 16 से चेक नहीं करना, 17 से चेक किया जाएगा। कि 13 के बाद 14 15 16 ये तीनों भाज्य संख्या है, और भाज्य से मुझे चेक करना नहीं होता है। 17 से चेक करेंगे, तो 17 से देखो क्या कट जाएगा, 17 चौको 68, कितना बचेगा, 74 से 68 घटाएंगे 6 बचेगा, यहां हो जाएगा 62, तो 17 51, यहां 11 बचेगा, 17 सत्ते 119, ये कट रहा है 17 से। तो अब हम ये 17 से काटेंगे, देखो यहां पर काट रहे हैं 17 से, तो 17 चौको 68, 74 से 68 घटाएंगे तो मेरा 6 बचेगा, और ये 2 अगला वाला, तो यहां 62 हो रहा है, क्या होगा 17 51, यहां पर देखो 11 बच रहा है, अगला अक्षर 9, 17 51, यहां पर अब देखो 119 तक जब 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 17 सत्ते 119। अब ये देखो संख्या मेरी कैसे कटेगी, चेक करेंगे, देखो फिर अभी मैंने आपको पीछे बताया था 17 तक अब हमें ये चेक नहीं करना है, कि 17 तक जब ये नहीं कटा तो 17 तक ये भी नहीं कटेगा। आप 17 से ही चेक करेंगे, इसके नीचे नहीं चेक करना है। तो 17 दूनी 34, 9 बचेगा, 97 हो जाएगा, तो ये 17 से नहीं कट रहा है। 17 के बाद किससे चेक करना है, 19 से चेक करना है, कि 18 भाज्य संख्या होती है। 19 से चेक करके देखे ले रहे हैं, 19 दूना 38, कितना बचेगा यहाँ, 38 5 43 होता है, 5 बचेगा, ये 5 और 7 देखो 5 बचा, 7 अगली 57 हो गया, तो 19 तिया 57, तो ये संख्या मेरी कट गई 19 से। अगली संख्या अब ये 23, अब 23 एक अभाज्य संख्या होती है, ये कितने से कटेगी, केवल और केवल 23 से। देखो ये 19 तक तो अब चेक ही नहीं करनी है भाई, मैंने अभी आपको बताया कि जब ये संख्या 19 तक किसी से नहीं कटी, केवल 19 से कटी है, तो ये नीचे वाली भी 19 तक अब किसी से कटेगी नहीं, और 19 से 23 कटता नहीं, तो 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या 23 ही होती है, तो 23 से ये काटा जाएगा, जो कि ये कट गया। तो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेरे 17 19 और 23। देखिए हमारा दूसरा सवाल जो है वो सवाल कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। नीचे जो संख्याएं दी गई है, इसमें पहली संख्या दी गई 26 और 91। देखिए सवाल पहला जो इसमें पार्ट दिया गया है वो दिया गया है 26 और 91। तो सवाल कह क्या रहा है, सवाल कह रहा है जो संख्याएं दी गई इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके बाद में इसकी जांच करनी है कि ये जो नीचे एक फार्मूला दिया गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है या नहीं। अब देखिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, इसका एचसीएफ और एलसीएम। पहली संख्या 26, दूसरी है 91। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम के लिए क्या करना होता है, इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होते हैं। अच्छा 26 का गुणनखंड क्या होता है, 13 दूनी 26, 2 और 13। 91 का होता है 13 सत्ते 91। देखिए अब इसका निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम। एचसीएफ फुल फॉर्म होती है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा फैक्टर, फैक्टर अभी आपको बताएगा गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब होता है दोनों में होना, ठीक है, या सभी में होना। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, तो देखो इसमें सबसे बड़ी ऐसी क्या संख्या है जो दोनों तरफ है, यहाँ पर 13 दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, 13। अच्छा एलसीएम में क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा गुणांक, मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, तो 2 का मल्टीपल क्या क्या होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8, यानी 2 का पूरा पारा, जिस संख्या को हम 2 से काट सके वो सारी संख्या 2 की गुणांक होती है। जैसे अगर मैं 17 के मल्टीपल अगर पूछूं तो 17 होता है, 34 होता है, 51, यानी 17 का पहाड़ा, ठीक है। तो अब समझो ये जो हमसे पूछ रहे हैं एचसीएफ निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक होती है, हम इसमें जो कॉमन होता है वही केवल नोट करते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो नोट नहीं करते हैं। दूसरी ट्रिक क्या होती है, यहाँ पर गुणनखंड हम देखते हैं जो कम गुणनखंड होता है, ठीक है, वो उतारा जाता है। यहाँ पर देखो 2 एक बार है, यहाँ है ही नहीं, यानी कम नहीं है तो नहीं उतारा जाएगा। 13 एक बार है, एक बार है, तो दोनों जगह एक बार है तो कम भी एक ही बार होगा, यानी कॉमन अगर हम देखेंगे तब भी 13 आ रहा है, कम भी 13 ही आ रहा है एक बार, तो उतार लिया। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो नहीं उतारा जाएगा क्योंकि 7 दोनों जगह कॉमन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, देखो जो कॉमन है वो तो एक बार उतारा जाता है, बाकी बचा हुआ भी उतारा जाता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है, ज्यादा वाला उतारना, देखो 2 यहाँ है 0 बार, यहाँ 1, सॉरी यहाँ एक बार है, यहाँ 0 बार है, तो एक बार उतारा जाएगा क्योंकि अगर कॉमन नहीं तब भी उतारा जाता है एलसीएम में, ठीक है। 13 एक बार, तो मैंने कहा कॉमन को एक बार उतारा जाता है, 13 एक बार ही लिखा जाएगा। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो एक बार उतारा जाएगा, ठीक है। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 13, मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौकू 52, हासिल लगे 5, 13 कम 13 5 18। तो देखो एचसीएफ आया है, ये एलसीएम मेरा ये आया है। देखिए अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम, तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एल सी। देखो पहली संख्या जो हमारी थी वो थी 26 और दूसरी थी 91। अच्छा एचसीएफ मेरा आया है 13 और एलसीएम जो आया है मेरा वो आया है 182। देखो इसकी गुणा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गुणा करके आपको अलग से दिखा दे रहे हैं। 91 और 26 की गुणा जो होगी 6 कम 6 6 9 54, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 6 6 8 5 13, हासिल लगा 1 23 66, कितनी आ रही है 23 और 66। अच्छा अब ये देखिए 182 और 13 की गुणा, तो 13 का पढ़ा तो हम लोगों को आता है तो सीधे कर ले रहे हैं। 13 दूनी 26, हासिल लगे 2, 13 8 104, 104 में जब 2 जोड़े जाएंगे तो 106 हो जाएगा, 106 का 6 आएगा 10 हासिल लगेगा, और 13 एकम 13 और 10 23। तो देखो ये दोनों तरफ बराबर आ रहा है मेरा, तो यही मुझे सत्यापित करना था। देखिए अगली संख्याएं जो दी गई हैं 510 और 92, तो अब हम क्या करेंगे 510 और 92 का गुणनखंड करेंगे। क्या होगा, देखो 92 का गुणनखंड हम यहां पर करके आपको दिखा रहे हैं। लास्ट में 2 है तो 2 से ही काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, लास्ट में 6 है, ये भी 2 से कटेगा अभी, 2 दूनी 4 2 3 6। अब आप देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, केवल और केवल 23 से ही कटती है, तो गुणनखंड में ये आपको खासियत याद रखनी है कि केवल अभाज्य संख्याओं से किया जाएगा। जैसे 92 को हम 4 से करते हैं, 4 से भी कट जाता, मुझे 4 से काटना नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आ रहा है 92 का 2 गुणा 2 गुणा 23। अच्छा देखिए 510, अगर हम इससे इस ट्रिक से करें तो इससे भी हो जाएगा, नहीं देखो इसकी बहुत इजी ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूं। 51 का अलग करेंगे और 0 का मैं आपको बता दूं 2 और 5 ही आता है। 0 का क्या आता है 2 और 5, एक बार 0 है तो एक बार मैंने लिख दिया 2 और 5। अब 51 से मैं गुणा कर रहा हूं इसकी, तो 51 क्या होता है 17 या 51, यानी 3 गुणा 17। देखो 3 17 51 हो गया है, और 2 और 5 10 हो गया, तो
तो 17 × 51, 51 की जब 10 से गुणा करेंगे तो 510 आ जाएगा। ठीक है, तो ये गुणनखंड इसके आगे। अब मुझे क्या निकालना है, HCF और LCM। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ में मैं क्या करता हूं, कॉमन वाला लेता हूं। तो देखो यहाँ कॉमन क्या है, दो केवल एक बार कॉमन हो रहा है, बाकी कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। देखो यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार, तो कम वाला लिया जाता है एचसीएफ में, ज्यादा वाला नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो है, दो बार, यहाँ एक बार, तो कितनी बार हम लेंगे, एक बार लेंगे। अच्छा अब देखो बाकी कुछ कॉमन मुझे दिख ही नहीं रहा, यहाँ 23 है, नीचे नहीं है, 3 और ये यानी 3, 17 और 5, ये देखो नीचे है पर ऊपर नहीं है, तो ये लिए नहीं जाएंगे। अच्छा अब एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे तो एक बार लिखा जाता है, ये वाला मैंने, ये वाला, बाकी जो कॉमन नहीं वो भी लिखा जाएगा। ये देखो 2 एक और बचा है, ये भी लिखना है, 23 ये भी लिखना है, 3, 17 और 5 ये सभी लिखने हैं। तो इनकी गुणा की जाएगी। देखो इनकी गुणा करने की भी ट्रिक अगर हम लगाए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 2 3 4, 4 5 20, इनकी गुणा कितनी हो जा रही, 20। अब देखो बचा क्या, 17 51, 23 और 51। देखो ये अलग अलग लिया, इनकी गुणा ये कर ली और ये दोनों की इससे कर दी। अब गुणा अगर हम करेंगे तो देखो 51 और 23 की नीचे करके देखे ले रहे हैं, 3 15, 2 10। अब देखो ये जब मैं गुणा करूंगा इसकी 20 से क्या आएगा, देखो ये बहुत इजी हो गई। अब 0 का 0 ये आ जाएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, हाथ लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 23 460। ये इनका एलसीएम आया है। चेक करो इनका, सही है। अब आप एक चीज देखिए, देखो एलसीएम और एचसीएफ में कई बार ये कंफ्यूज होता है, ज्यादा वाला कब लेंगे और कम वाला कब लेंगे। तो देखो इसकी एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, याद करने की बहुत इजी होती है। जहां एच दिया, एच का मतलब हाई होता है तो इसका लो कर देते हैं, उल्टा अपोजिट किया जाता है। एच वाले को एल में बदल देंगे, एल वाले को एच में, यानी इसमें लिया जाएगा कम वाला, इसमें लिया जाएगा ज्यादा वाला। ठीक है, जैसे एच इसे कम में बदल दिया, यहाँ 2 है 2 बार, यहाँ है 2 एक बार, तो कम वाला उतार दिया। यहाँ देखो 23 एक बार है, यहाँ है ही नहीं, यानी नहीं उतारेंगे, कम वाला उतारेंगे यानी नहीं उतारेंगे। ठीक है, ऐसे देखो 3 यहाँ एक बार है, यहाँ है ही नहीं, तो इसे भी नहीं लेंगे। 17 यहाँ एक बार है, यहाँ नहीं है, तो इसे भी नहीं लेंगे। 5 यहाँ एक बार नहीं है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। ऐसे देखो इसमें या इसका अपोजिट ज्यादा वाला, 2 है 2 बार, 2 है एक बार, तो कितनी बार लिया जाएगा, ज्यादा, यानी 2 बार। 23 से एक बार, 0 बार, यानी नहीं है तो एक बार लिया जाएगा। ऐसे ही 3, 17 और 5, यहां देखो एक एक बार है, ऊपर नहीं है, तो ये एक एक बार लिए जाएंगे ना। देखिए अब मुझे संबंध सत्यापित करने हैं। संबंध क्या दिए गए हैं, देखिए संबंध जो दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये एक फार्मूला होता है, यही सत्यापित करना है। तो देखो दो संख्याएं मेरी क्या क्या है, पहली तो है देखो 510 और दूसरी है 92। अच्छा एचसीएफ कितना निकला था, 2, और ये निकला है 23 460। इनकी गुणा कर लीजिए। देखो यहाँ पर 510 की मैं गुणा करके आपको दिखा रहा हूं, 510 और 92 क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2 से गुणा करने पर 0, 2 5 दूनी 10। ऐसे देखो 0, 9 और 45, ये 0 2 9 6 4, ये आ गई मेरी गुणा यहाँ पर 46 920। अच्छा अब इधर गुणा करके हम देखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 की जब 0 से करेंगे 0 आएगा, 2 की 6 से करेंगे 12, हासिल 1 लगेगा। 4 की 2 से जब 8 और 1 9 हो जाएगा। ऐसे देखो 2 की जब हम 3 से करेंगे 6 और ये आएगा 4, तो देखो ये बराबर आ रहा है, तो ये मेरा आ गया LHS बराबर RHS। संबंध क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो यही मुझे सिद्ध भी करना था। देखिए अगला सवाल, इसमें संख्याएं दी गई 336 और 54। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 336 और 54 इनके हमें गुणनफल ज्ञात करने हैं। 336 देखो अंत में जो हमारा अंक है ये है 6, और 6 हमारी सम संख्या होती है, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो 2 से काटने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 एकम
2। यहाँ पर बच रहा है 1, 13 होगा, 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16। अभी 8 आया है, ये भी सम संख्या है, तो फिर 2 से काटेंगे, क्या होगा? ये देखो 1 कटेगा नहीं, 16 काटेंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर ये 4 2 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या भी 2 से कटेगी। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखो अब ये 1 आ गया, तो ये विषम है, 2 से नहीं कटेगा। हमारी ये संख्या 3 से कट रही है, देखो 2 और 1 3, 21 3 से कट रहा है ना, 3 सते 21। अब ये 7 से ही कटेगा, 7 एकम 7। तो 336 का गुणनखंड आ रहा है, 4 बार आ रहा है 2, 1 बार 3 और 7। तो 2 2 2 और 2, फिर आएगा 3 और 7। अच्छा अब देखिए हमारा 54 का गुणनखंड करेंगे हम, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, लास्ट में 4 था, 2 से कट जाएगा। ये देखो 7 है, 2 से तो कटेगा नहीं, बल्कि 2 7 9, यानी ये 3 से कट रहा है। 3 नेम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यहाँ गुणनखंड आ रहे हैं 2 1 बार और 3 आ रहा है 3 बार। देखिए HCF, HCF क्या हो जाएगा? HCF देखो यहाँ 2 है मेरा, 1 2 3 4 बार, और यहाँ 2 है 1 बार। मैंने बताया HCF में कितना लेते हैं, कम वाला लेते हैं। HCF में हम लेंगे कम वाला, तो 2 लेंगे 1 बार। अब देखो यहाँ है 3 1 बार 1 बार, तो 3 दोनों जगह है, यहाँ 3 बार है और यहाँ 1 बार, तो कम वाला यहाँ भी लेंगे, 1 बार ले लेंगे। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। तो इसका HCF जो आ रहा है वो आ रहा है 6। LCM, LCM में क्या बताया था आपको ज्यादा वाला लेने के लिए? तो देखो यहाँ है 4 बार, यहाँ है 1 बार, तो 2 हम लेंगे 4 बार। ऐसे 3 है 1 बार और 3 बार, तो 3 लेंगे हम 3 बार, और 7 लेंगे हम 1 बार। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27, और ये 7 गुणा करेंगे। देखो 16 ऐसे ही लिखा तो 7 सत्ते 49, हाथ से लगे 4, 7 दूनी 14 4 18। अब 16 की गुणा करेंगे, 16 नेमा 144, हासिल 14 लगेंगे, 16 अठे 128, हासिल के जोड़ेंगे तो यहां आ जाएगा 142। 142 का 2 यहां आएगा, 14 फिर हासिल लगेगा, 16 एकम 16 और 14 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इसका देखो एलसीएम आ रहा है इतना। देखिए अब हमें संबंध का सत्यापन करना है। संबंध दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो दो संख्या है, देखो संख्या दी गई थी 3 3 6, 336 और 54। अच्छा एचसीएफ कितना निकल कर आया मेरा 6, और एलसीएम कितना आया है मेरा 3024। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए 336 की हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जो आ रहा है 4 6 24, 2 हासिल का लगेगा, 4 3 12 2 14 हासिल का 1 लगेगा, 4 3 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 3 हासिल का लग रहा है, 5 3 15 और 3 18 हासिल का 1 लग रहा है, 5 3 15 और 1 16, ये आएगा 4 4 8 3 11 हासिल का 1 1 6 7 और 1 8। इसकी मल्टीप्लाई जो आ रही है 18,144। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 हासिल 2 लगेगा, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल 1 लगेगा, 0 से 6 की मल्टीप्लाई 0 ही आएगी, 1 हासिल का 1 आ जाएगा, और 6 3 18। देखो दोनों तरफ सेम संख्या ही आ रही है, तो क्या है ये दोनों बराबर है, हम दिखाएंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, यही सिद्ध करना था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। नीचे संख्या दी गई है, पहली 12 15 और 21। देखिए सवाल कर रहा है गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होता है 4 3 12, और 4 का होता है 2 दूनी 4 या 12। क्या कर सकते हैं हम, देखो यहां पर कर सकते हैं 12। 12 कितने से कटेगा 2 से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। ऐसे देखो 15 का होता है 3 गुणा 5, 3 5
15 और 21, 21 का क्या होता है 7 या 21, तो 3 गुणा 7। हमें निकालना क्या है HCF, क्या हो जाएगा HCF। देखो ध्यान से, HCF में मैंने नियम बताया था आपको कि कम वाला लेते हैं हम। यहाँ देखो दो बार है, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो हम ये नहीं लेंगे। 3 हर एक जगह एक ही बार है तो 3 लिया जाएगा। HCF क्या होता है, जो कॉमन संख्या होती है केवल वही लिया जाता है। तो यहाँ केवल कॉमन 3 ही दिख रहा है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अच्छा एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में मैंने आपको बताया था कॉमन तो लेना ही लेना है, बाकी जो छूट रहा है वो भी लेना है। कॉमन वाला एक बार नोट करना है, छूटने वाला भी नोट करना है। यहाँ देखो दो बार है, यहाँ कहीं है ही नहीं, तो 2 कितनी बार लिया जाएगा 2 बार। ऐसे देखो 3 हर जगह एक बार आ रहा है तो कॉमन वाला एक ही बार लेना होता है। ऐसा नहीं करेंगे 3 बार लिख लेंगे, 1 2 3 बार, ऐसा नहीं लिखना है। यहाँ हर जगह एक बार है तो एक बार ही लिखा जाएगा। ऐसे देखो 5 यहाँ पर आ रहा है, बाकी कहीं नहीं, तो 5 भी लिखा जाएगा, और ये वाला 7 भी लिखा जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12 5 60, और 60 की जब 7 से गुणा करेंगे तो 420 आता है। तो देखो मेरा HCF आ रहा है ये, और LCM आ रहा है ये। देखिए दूसरा सवाल जो इसमें दिया गया है, वहां संख्याएं दी गई 17 23 और 29। अब हमें इसका भी HCF और LCM ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करेंगे। देखिए 17, अब 17 एक अभाज्य संख्या होती है, इसका गुणनखंड ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो जहां गुणनखंड नहीं हो रहा है वहां हम 17 गुणा 1 इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो 23 और 29 ये दोनों संख्याएं भी मेरी अभाज्य संख्याएं ही है। 23 भी किसी से कटता नहीं है, 29 भी किसी से कटता नहीं है, तो यहाँ ऐसे ही लिख लिया जाएगा 23 गुणा 1 29 गुणा 1। अब देखो हमें निकालना है HCF और LCM। देखिए HCF आपको बताएगा जो कॉमन होता है। देखो यहाँ 17 है, 23 है, 29, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो कोई जगह कॉमन हो रही हो। तो जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां वन कॉमन लिया जाता है। देखो वन हर जगह है, तो ये एक ऐसी संख्या होती है जिससे हर एक संख्या कट सकती है, वन से हमारी सभी संख्याएं कट सकती है। तो वन सभी में कॉमन गुणनखंड लिया जा सकता है, तो यहाँ पर वन लिया गया, देखो सभी के साथ में यही कॉमन होगा मेरा। अच्छा एलसीएम, देखो एलसीएम में मेरा क्या है, यहाँ 17 है, यहाँ 23, ये 29, कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऐसे ही उतार लिया जाएगा। 17 एक बार यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तब 17 एक बार उतार लिया। देखो 23 यहाँ है, यहाँ और यहाँ नहीं है, तो 23 भी एक बार उतारा जाएगा। और 29 देखो यहाँ पर है, ऊपर कहीं भी नहीं है, तो 29 भी उतारा जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या होगा मल्टीप्लाई में, देखो इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर ले रहे हैं 23 और 17 की, क्या आएगा 7 क्या 21, 7 2 14 और 2 16, 1 क्या 3 2, 1 9 और 3। अब देखो इसकी 29 से मल्टीप्लाई होगी, 9 एकम 9, 9 नेम 81, हासिल का 8 लगेगा, 9 क्या 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नेम 18, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 3, ये आएगा 13, 13 का 3 हाथ लगा 1, 10 और 1 11। तो इसका एलसीएम आ रहा है 11 3 3 9, 11,339। यही आंसर है मेरा। देखिए अगली संख्याएं जो हमारी दी गई है वो दी गई है 8 9 और 25। हमें इनका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इनके हमें गुणनखंड करने होंगे 8 9 और 25 के। देखो ये बहुत छोटी संख्या है तो इनके गुणनखंड हम ऐसे ही कर सकते हैं ओरली, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 25। अच्छा आप एक चीज देखिए, यहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन हो रही हो, तो कॉमन नहीं है तो यहाँ हम एक साथ में संख्या 1 को भी मल्टीप्लाई में लिखे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें एचसीएफ में कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए होता है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा, अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यहाँ कुछ भी कॉमन ना हो वहां हमारा 1 फैक्टर में लिया जा सकता है। तो यहाँ देखो 1 मैंने इसलिए लिया है, 1 हर जगह, बाकी देखो 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ, 5 यहाँ, कुछ भी ऐसा नहीं जो तीनों में हो 1 के अलावा, तो 1 को हम एचसीएफ लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ ऐसा कुछ है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 2 तो एचसीएफ नहीं हो सकता, 3 यहाँ है पर इन दोनों जगह नहीं है, ऐसे ही 5 यहाँ है, इन दोनों जगह नहीं है। और एचसीएफ वही संख्या होगी जो तीनों जगह या हर जगह होगी। ठीक है, ऐसे ही हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या होगा, देखो 2 है 3 बार, तो 3 बार ही लिखा जाएगा। 14 वाला लिखते हैं, 3 है 2 बार,
और 5 भी है 2 बार। मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। 25 की 8 से मल्टीप्लाई कर दो 200 हो जाता है, और ये 9। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1800 आ जाएगा। तो हमारा एलसीएम आ रहा है 1800 और एचसीएफ आ रहा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल में क्या कहा है, एचसीएफ दिया गया है 9, एलसीएम निकालना है मुझे, एलसीएम ज्ञात करना है। अच्छा एक चीज देखिए, अभी हमने आपको एचसीएफ और एलसीएम निकलवाए हैं तो क्या गुणनखंड से निकलवाए हैं, कैसे निकलवाए गए हैं। जैसे हम इसका अगर एलसीएम निकालना चाहे सीधे इसका गुणनखंड करें, एलसीएम छाट कर लिख दें, पर ये हम पेपर में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेपर में उन्होंने एचसीएफ दिया है, एलसीएम पूछा है, इसका मतलब एक फार्मूला जो होता है ये उसकी सहायता से निकलवाना चाह रहे हैं। फार्मूला क्या होता है मेरा, ये फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, जो कि अभी पीछे सत्यापित किए गए थे सवालों में। तो ये फार्मूला होता है हमारा। अब हमें इसकी सहायता से निकालना होता है। देखिए सवाल ये, जब भी दिया जाए कोई भी 3 चीजें दी जाए, 2 संख्याओं में से कोई एक संख्या या दोनों संख्याएं, और इन दोनों में से कोई एक चीज, यानी इन 4 चीजों में से ये 2 संख्याएं और एचसीएफ और एलसीएम, ये 4 में से कोई भी 3 चीजें अगर दी गई है, चौथी पूछी जा रही है, तो हमें सीधे यही फार्मूला लगाना है और किसी ट्रिक का यूज नहीं करना है। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे हम देखिए। पहली संख्या क्या है मेरी 306, गुणनफल यानी मल्टीप्लाई होगी। दूसरी संख्या क्या है मेरी 657, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम को ज्ञात करना है। ये फार्मूले में लिख दिया। देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, 2 संख्याओं का गुणनफल, ये देखो ऐसे लिखा जाएगा। अच्छा एचसीएफ ये रहा मेरा, यहां पर दिया गया था। एलसीएम ज्ञात करना है, ऐसे लिख लिया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है एलसीएम। एलसीएम की मल्टीप्लाई में है मेरा 9, 9 क्या है मल्टीप्लाई में। और आपको पढ़ाया गया वो कोई भी चीज अगर इक्वल की दूसरी तरफ जाती है तो अपोजिट साइन में जाती है। मल्टीप्लाई की कोई चीज डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड में अगर है तो वो मल्टीप्लाई में जाएगी। ऐसे ही प्लस में है तो वो माइनस में जाएगी, और माइनस की जाएगी प्लस में। यहां पर है मल्टीप्लाई में, ये जाएगी डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई में 6 5 7, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में यहाँ था, यहाँ आ गया नीचे डिवाइड में। यहाँ बचा एलसीएम, मुझे एलसीएम ही ज्ञात करना था। इसका मतलब इसको मैं सॉल्व कर लूं तो जो आंसर आएगा वही एलसीएम आएगा। तो देखो ये मैं इधर लिख ले रहा हूं एलसीएम, इधर सॉल्व करेंगे। 306 मल्टीप्लाई में 657 और बटे में है 9, काटिएगा 9 एकम 9, 9 सते 63, कितना बचेगा 2, 27, 9 3 27। अब हमें क्या करना है 306 और 73 की मल्टीप्लाई करनी है। 6 3 18, 3 3 9, 7 6 42, 7 3 21, यहाँ आएगा 8 3 13 हासिल 1 2 और 2। तो आंसर जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 22 33 8, तो 22,338। तो यही मेरा एलसीएम है। देखिए अगला सवाल हमारा दिया गया है कि क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए सवाल में क्या कहा है, 6 की घात n में n एक प्राकृत संख्या है, इसके लिए n का क्या मान हमने कि 6 की घात n 0 पर समाप्त हो। भाई ये प्राकृत संख्या है और इसमें n की जगह हम कुछ भी लिख दें। मान लो अगर हम 0 लिखे तो किसी की घात 0 क्या होता है 1 होता है। अब मैं 1 लिखूं तो 6 की घात 1 6 ही आएगा। 2 लिखूं तो 6 6 36, ऐसे 3 लिखूं तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊं, और ऐसे कहां तक बढ़ूं कि ये संख्या अंत में 0 आ जाए। तो देखिए आप एक चीज याद कर लीजिए, किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या में 2 चीजें गुणनखंड में जरूरी है। कौन कौन सी चीजें देखो, शून्य 10 पर आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 40 में आता है, 50 में, ऐसे किसी भी संख्या को ले लो। मान लो 200 में आता है, 500 में आता है, 600 में आता है, ये आगे देखो इनमें ही मैं इतने में ही चेक करा रहा हूं। लास्ट में अंक 0 है तो इसके गुणनखंड में आप एक चीज देखेंगे, यहां देखो है 10, तो 2 गुणा 5 20, 4 पंचे 20 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो ये देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 पंचे 30, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40,
यहाँ आएगा 5 दूनी 10 बने 50। ऐसे ही ये देखिए यहाँ आएगा 2। अब देखो मैं इसके गुणनखंड आपको सीधे लिखकर दिखा रहा हूं। ये हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका 6। 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6। 2 बार 2 और 2 बार 5। देखिए एक चीज ध्यान से, 55 25 दूनी 50 दूनी 100 100 दूनी 200। यहां तक 100 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, यहां तक मेरा हो जाएगा 100। 100 छंगा 600। अब देखिए एक चीज को ध्यान से, अगर एक जीरो है तो यहाँ पर एक जोड़ा 2 और 5 का जरूर बनना हर जगह। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक एक जीरो है, एक जोड़ा देखो 2 और 5 का बन रहा है। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जोड़े 2 और 5 के बन रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या शून्य पर जब भी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का जोड़ा जरूर हो, और 2 और 5 का जोड़ा नहीं होगा तो वो संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अच्छा 6 में क्या हो रहा है, देखो 6 को हम देख सकते हैं 2 गुणा 3, और 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की घात n। अब देखिए 6 की घात n बराबर है 2 गुणा 3 की घात n। n का मान जो भी हम लिखेंगे उतनी बार 2 उतनी बार 3 लिखा जाएगा। भाई देखो घात का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3, इसकी घात अगर मैं 1 लिख दूं तो इसका मतलब होगा 2 एक बार लिखना है, 3 एक बार लिखना है। 2 गुणा 3, इसकी घात अगर मैं 2 लिख दूं इसका मतलब होगा 2 को लिखना है 2 बार और 3 को भी लिखना है 2 बार। तो इनकी जगह कुछ भी लिख दे उतनी बार 2 लिखा जाएगा, उतनी बार 3। मतलब चूंकि अंदर 5 है ही नहीं तो यहाँ बाहर भी 5 नहीं आएगा, और जब तक 2 और 5 दोनों मिलेंगे नहीं संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। शून्य पर जब ही समाप्त होगी जब 2 और 5 दोनों होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो 2 है 5 नहीं है, तो n की जगह कुछ भी लिख दें 2 और 3 उतनी बार आ जाएगा और 5 एक भी बार नहीं आएगा, तो ये संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए अब हम इसे लिखेंगे किस प्रकार से, हम लिखेंगे चूंकि 6 में 2 व 3 गुणनखंड के रूप में है तथा किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 का होना अनिवार्य है। इसलिए 6 की घात n में n बिलोंग्स टू n। देखो इसका अर्थ क्या होता है, ये बिलोंग्स का अर्थ होता है ये समानित है। ये n जो होता है ये इसे प्राकृतिक संख्या डिनोट करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, n एक संख्या होती है और ये प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करती है। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। देखिए अगला सवाल दिया गया, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, आपको पढ़ाया गया होगा, वह संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, या उसका गुणनखंड में स्वयं के अलावा एक के अलावा कोई और भी संख्या गुणनखंड जरूर हो। ठीक है, ये संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल और केवल स्वयं से कटने की संभावना हो और एक से, इसके अलावा वो किसी से कटती ना हो। तो हमें ये चेक करना है कि ये क्या किसी संख्या से कट रही है या नहीं। तो इसका पहली ट्रिक क्या होगी, पहले हम क्या करें, इनकी मल्टीप्लाई करें, फिर ये जोड़े, फिर देखेंगे भाज्य है या अभाज्य। ऐसे ये दूसरा सवाल जो दिया गया ये वाला,
इसमें भी हम क्या करें, पहले इनकी मल्टीप्लाई करें सभी की, फिर ये जोड़ें, फिर देखेंगे कि ये कट रही है किसी से या नहीं कट रही। तो ये लंबी ट्रिक होती है। देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है और बहुत अच्छी ट्रिक होती है। ऐसा सवाल कभी भी अगर पेपर में आ रहा तो केवल विकल्प में आएगा, ठीक है, हल करने के लिए नहीं आएगा। विकल्प में आएगा, देखते ही आपको टिक लगाना है कि ये भाज्य है या नहीं है। किस तरीके से पता लगाएंगे, देखो यहां पर अब हम देखेंगे बीच में क्या लगा है, प्लस। तो ये दो संख्याएं हैं, इधर की अलग होती है और इधर की अलग। बीच में प्लस या माइनस होने से संख्याएं बदलती है। जब तक मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो वो एक ही संख्या मानी जाती है। तो ये एक कंप्लीट संख्या इधर है, एक इधर है। अब देखिए कोई भी संख्या का दोनों तरफ अलग अलग किसी एक संख्या से कट रही है तो वो पूरी संख्या भी उसी संख्या से कटेगी। देखो 13 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 13 से कट रही होगी। भाई 13 से देखो ये पूरा 3 गुणनखंड है तो 13 से ये कट रहा है, और ये 13 13 एकम 13, 13 से ये भी कट रहा है, ये भी, तो 13 से इधर भी कट रहा है इधर भी, तो ये पूरी संख्या भी 13 से कटेगी। ठीक है, तो जब 13 से कट रही है तो ये भाज्य होगी। अच्छा करने का तरीका, करने के तरीके की देखो हम दिखा रहे हैं, जो दोनों तरफ है वो कॉमन निकाल लेते हैं। 13 दोनों तरफ है, हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, 7 गुणा 11 और 13 तो बाहर निकल चुका है, बीच में प्लस। अब देखो 13 से 13 को भाग दिया होगा तो यहाँ पर 1 बचा होगा। हल करेंगे, देखो 13 ये हो जाएगा 7 11 77 1 78। देखो यहाँ 2 गुणनखंड आ गए और ये संख्या में 2 गुणनखंड आ गए। और भाज्य की अभी मैंने परिभाषा ही बताई थी कि स्वयं के अलावा किसी और से कटे, तो इनकी गुणा जो आ रही होगी वो उसके अलावा 13 से भी कट रही है और 78 से भी कट रही है। तो ये क्या हो गई, भाज्य हो गई कि 13 से भी कट रही है 78, और 78 भी भाज्य होता है। देखो ये 2 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा 78। तो ये संख्या पूर्णतः भाज्य है, इधर की भी और इधर की। ये संख्या कैसी संख्या है, भाज्य। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि दी गई संख्या में 13 एक गुणनखंड है, इसलिए संख्या 13 से भाज्य है, अतः संख्या भाज्य संख्या है। देखिए अगला जो दिया गया इसे भी हम हल करके दिखा रहे हैं। 5 यहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जगह 5 है मेरा। तो हम क्या करेंगे, जो दोनों तरफ होता है वो हम बाहर कॉमन में लेते हैं। अभी आपको बताया था, या देखो 5 से इधर भी डिवाइड हो रहा है इधर भी, जब दोनों तरफ 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। अब हम हल करके फिर आपको दिखा रहे हैं। देखो 5 बाहर निकाल लेंगे कॉमन में, यहाँ है 7 से 1 तक, 7 6, 5 तो बाहर निकल चुका, 1 आएगा और 1 की गुणा करने पर 6 में 6 ही हो जाएगा, वो छोड़ देंगे हम। यहाँ आएगा 4 3 2 और 1, यहाँ पर 1 प्लस में बचेगा कि 5 था, देखो बाहर निकल गया तो 5 एकम 5, यहाँ पर 1 बचा। तो देखो अंदर क्या बचा उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, एक संख्या में 5 गुणनखंड आ गए हैं तो ये 5 से पूरी कट रही होगी। तो यही लाइन फिर से लिखेंगे, देखो चूंकि दी गई संख्या में 5 एक गुणनखंड है, इसलिए संख्या 5 से भाज्य है, अतः संख्या भाज्य संख्या है। यही मेरा आंसर होगा। देखिए अगला सवाल जो हमारा दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक ग्राउंड है वृत्ताकार, ठीक है, मान लो यहाँ पर से दोनों ने एक साथ चलना प्रारंभ किया है, यहाँ पर से, और एक है देखो सोनिया और दूसरा है रवि। तो सोनिया रवि, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में और रवि 12 मिनट में लगाता है। तो देखो यहां से अगर सोनिया चली तो 18 मिनट के बाद फिर यहाँ पर आ जाएगी, फिर
दोबारा चक्कर लगाकर कितने मिनट में आएगी? 36 मिनट में आएगी। फिर कितने पर आएगी? 54 मिनट में आएगी। ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। अच्छा अब देखो, ये जो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट के बाद यहाँ पर आएगा, फिर कितने पर आएगा? 24 पर आएगा, 36 पर आएगा, 48, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो सवाल क्या कह रहा है वो ध्यान से समझो। कितने मिनट बाद एक साथ चले दोनों, एक ही समय पर एक ही दिशा में चले, इधर के लिए चले, तो कितने समय बाद दोनों यहाँ पर मिलेंगे? तो बीच में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। भाई ये रवि तेज दौड़ रहा है, तो ये देखो एक चक्कर इसने लगाया, दूसरे चक्कर से पहले ये इसे कहीं ना कहीं पार जरूर करेगा। भाई बीच बीच में रवि इसे पार करता रहेगा सोनिया को, तो ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। बस सवाल कह रहा है कि यहाँ पर फिर कब मिलेंगे? तो यहाँ पर देखो जब भी मिलेंगे जब इनका चक्कर पूरा होगा दोनों का एक साथ में। तो दोनों का देखो चक्कर कब कब पूरा हो रहा है? 18 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, 54 मिनट के बाद। तो ये 18 के बाद आएगी सोनिया, 36 पर आएगी, 54 पर आएगी। ऐसे ही देखो ये रवि 12 मिनट के बाद आएगा, 24 के बाद आएगा, 36 के बाद आएगा। तो 36 हमें दोनों में दिख रहा है कि 36 मिनट के बाद रवि भी आई है और सोनिया भी आई है। रवि भी आया है, सोनिया रवि आया है। ठीक है, अब हमारा सवाल जो कह रहा है रवि और सोनिया दोनों किस समय मिलेंगे? तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ये तो देखो मैंने आपको करके दिखाया है। अच्छा हल करने का तरीका क्या होता है? तो ऐसे सवाल जब भी दिए हो तो इन सवालों में एलसीएम ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। क्योंकि वो ऐसा समय पूछ रहे हैं जो दोनों समय दिए हुए समय से कट रहा हो। और एलसीएम की परिभाषा यही होती है कि दोनों संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, या सभी संख्याओं से कटने वाली सबसे छोटी संख्या। तो ये दोनों समय से कटने वाला सबसे छोटा समय जो है वो इसका एलसीएम होगा। तो उसी समय पर ये दोनों यहां पर आएंगे। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करना होता है? एलसीएम को। तो सवाल में क्या दिया है? सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर में लगा समय क्या हो जाएगा? 18 मिनट। रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितना हो जाएगा? 12 मिनट। ना इसके गुणनखंड करेंगे 18 और 12 के, तो 2 या 6 तिया 18, 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको बताया गया एलसीएम। देखो कॉमन यहाँ पर 2 एक बार है, जबकि यहाँ पर 2 बार है, तो ज्यादा वाला लिखा जाएगा। ऐसे 3 यहाँ 2 बार, एक बार, तो 2 बार लिखा मैंने। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। अतः दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे। यही आंसर है।